Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 6, Impact of British Rule in India. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. हम यहाँ तक बेटा पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस. स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि 8 क्लास में आने के बाद आपको ये नहीं पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है. सबको ही पता होगा. हमारा जो सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है. सबको पता है ना. बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट, बंगाली नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने लिखा है हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. ठीक हुई बात. आनंद मठ इनका एक बहुत फेमस वर्क है, बहुत फेमस नॉवल है आनंद मठ, जिसके अंदर वंदे मातरम लिखा गया था. बाद में इसी को हमने कैसे अडॉप्ट कर लिया एज आर नेशनल सॉन्ग. फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा मुंशी प्रेमचंद्र की, तो मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे. बेटा इनके जो नॉवल थे वो थे गोदान और रंगभूमि. ये दोनों ही इमॉर्टल नॉवल हैं. मतलब ये बहुत टाइम पहले से लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी पढ़ेंगे. ये मतलब अनश्वर है, इन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता. इतने प्यारे हैं कि आज तक हम इन्हें पढ़ना पसंद करते हैं. ये बहुत ही जो लिखते थे बहुत ही अच्छा लिखते थे. साथ ही साथ हमेशा ट्रू स्टोरीज़ को कवर करते थे, ट्रू स्टोरीज़ लिखते थे. और वो ट्रू स्टोरीज़ होती थी मिजरी, गरीबी की, दुख की, परेशानियों की, और बेसिकली किसकी? पीजेंट्स, किसानों की. ठीक है. इनके नॉवल में किसानों की गरीबी, उनकी परेशानियों को दिखाया जाता था और वो ट्रू स्टोरीज़ होती थी. एक अगर हम कुछ फेमस नॉवलिस्ट की बात करें उस टाइम के, तो उसमें आएगा गोपीनाथ, जिनकी बुक है, नॉवल है पराजा इन उड़िया. फिर आएंगे पन्नालाल पटेल. तो पन्नालाल की पटेल की बुक, पन्नालाल पटेल की बुक है मलेला जी, गुजराती में लिखी है ये. फिर बालचंद्र नेमाड़े ने लिखी है कोसला, मराठी में. फिर शिवाराम करांत ने लिखी है चोमाना डूडी, ये कन्नड़ में लिखी है. फिर शरत चंद्र चटर्जी भी आउटस्टैंडिंग बंगाली नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने मिडिल क्लास सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, फैमिली लाइफ को, बंगाल में किस तरीके से फैमिली लाइफ होती है, कैसे मिडिल क्लास सोसाइटी रहती है, इसको दिखाया है. और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जो कुछ ये फेस करते थे प्रॉब्लम, उसको दिखाया है. फिर से एक बार देखेंगे. फेमस नॉवलिस्ट गोपीनाथ पराजा, पन्नालाल पटेल मलेला चीव, बालचंद्र नेमाड़े कोसला, शिवराम करांत चोमाना डूडी. शरत चंद्र चटर्जी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बंगाली नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स को लिखा है, बंगाल की भी, बंगाल में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की भी, और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में रहने वाले लोगों की भी. अब अगर हम मोहम्मद इकबाल की बात करें, तो ये उर्दू पोएट थे, पेट्रियाटिक सॉन्ग लिखते थे. सारे जहाँ से अच्छा एज स्टिल पॉपुलर इन आर कंट्री. लिटरली बेटा कोई भी 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, मतलब 15 अगस्त हो, इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, 26 जनवरी हो, हमेशा ये सॉन्ग तो एक बार चला ही देते हम लोग. सारे जहाँ से अच्छा, होता ही है ना. चलो, तो ये वाला जो सॉन्ग है ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने. ठीक है. चलो, ये कौन थे? ये उर्दू पोइट थे. फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें, तो ये ग्रेट पोइट थे. इन्होंने हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया है, जनगण मन. अ फेमस राइटर इन उड़िया वॉज, मैं आपको उड़िया के फेमस राइटर के बारे में बताऊं उसके पहले ये इमेज देखो. ये है मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा. फिर से हम देखेंगे. अ फेमस राइटर इन उड़िया वॉज फ़ाकिर मोहम्मद सेनापति. बेटा अब यहाँ पे लर्न करने का काम है, आपको लर्न होना चाहिए. उड़िया के फेमस फ़ाकिर मोहम्मद सेनापति. मराठी में फेमस हैं हरिनारायण आप्टे. वैसे ही हेमचंद बरुआ ने असमी लोगों को बहुत प्रभावित किया बेटा अपनी असमी राइटिंग से. ठीक है. इन्होंने असमी में बहुत कुछ लिखा. किसने? हेमचंद्र बरुआ ने. और लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इनसे. ठीक है. फ़ाकिर मोहम्मद सेनापति कहाँ से? उड़िया. मराठी के हरि नारायण आप्टे. फेमस वर्क में अगर हम तेलुगु की बात करें, फेमस वर्क इन तेलुगु वर रिटन बाय
गुरजादा अप्पाराव, किसने लिखा? गुरजादा अप्पाराव ने तेलुगु में काम किया, तेलुगु में फेमस वर्क किया इन्होंने। फिर बैंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा पुट्टापा ने कन्नड़ में लिखा। ठीक है, हो सकता है मैं नाम सही नहीं पढ़ रही हूँ, एक बार गूगल में देख लेना। फिर वल्लथोल नारायण मेनन और कुमार रसन ग्रेट स्कॉलर थे मलयालम के। बेटा अब ये सब लर्न करने का है। उड़िया के फेमस कौन है, मराठी में फेमस कौन थे? हेमचंद्र बरुआ ने किस में लिखा? उन्होंने असमी में लिखा। गुरजादा ने किस में लिखा? तेलुगु में लिखा। फिर कन्नड़ में लिखने वाले कौन से पोएट थे, नॉवलिस्ट थे? तो वो थे वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा। फिर वल्लथोल नारायण मेनन ने किसने लिखा? मलयालम में। कुमारनासन ने किसने लिखा? मलयालम में। फिर सुब्रमण्यम भारती ने तमिल। ये बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट थे, इन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग भी लिखे। ठीक है, 1936 के बाद जो इंडियन पोइट्री थी उसने दोनों की बात की बेटा, थॉट्स की भी बात की, लैंग्वेज की भी बात की। ग्रेट स्ट्रेस फिर पोइट्री का आ गया डे टू डे लाइफ पे, सिचुएशंस पे, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन मासेस की जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, वो जो भी कुछ देख रहे थे, इस सब के ऊपर ये लोग पोइट्री करने लगे। अब हम देखेंगे नो मोर में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। 16th सेंचुरी ऑनवर्ड ही प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के सेवरल पार्ट्स में एस्टेब्लिश होने लग गई थी। 1778 में कलकत्ता had its first press। 1778 में कलकत्ता को उसकी फर्स्ट प्रेस मिली, जो कि कहाँ? कलकत्ता। कौन से ईयर में? 1778 में। 12 व्यूज ऑफ कलकत्ता बाय दानियाल एक फेमस अर्लीस्ट बुक है। 12 व्यूज ऑफ कलकत्ता किसने लिखी है? दानियाल। जो प्रिंटिंग की प्रोसेस है बच्चा, वो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनराइज्ड कब हो गई? जब लिथोग्राफी का इन्वेंशन हुआ। अब लिथोग्राफी मैं यहाँ पर समझा पाऊँ कि कैसे प्लेन पेपर पे प्रिंटिंग होती थी, वो आप लोग यूट्यूब में एक वीडियो देखें, लिथोग्राफी कैसे शुरुआत हुई, कैसे काम होता था, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 1825 में जो लिथोग्राफिक प्रोसेस थी वो इंडिया में लाई गई। जैसे ही एशियाटिक लिथोग्राफिक प्रेस इंडिया में आई कलकत्ता में। 1860 में मोर देन 50 प्रिंटिंग प्रेसेस अकेले कलकत्ता में ही थी। ठीक हुई बात। तो लिथोग्राफिक प्रेस कैसे काम करती हैं, कैसे इसने प्रिंटिंग के स्टाइल को पूरी तरह चेंज करके रख दिया, ये आपको यूट्यूब से यूट्यूब से देखना है। ठीक है, वीडियो देखना है, गूगल पे पढ़ना भी नहीं, सब वीडियो देखो। ग्रोथ ऑफ द प्रेस अगर हम बात करें कि प्रेस के आने के बाद क्या हुआ, तो प्रेस के आने के बाद बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया। जो ग्रोथ डेवलपमेंट था प्रेस का, वो कब हुआ? ब्रिटिश रूल के टाइम में हुआ। नए नए न्यूज़पेपर आने लगे, मैगजीन्स आना स्टार्ट हो गई, और कम्युनिकेशन का न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए। इन्होंने आइडियाज़ को स्प्रेड किया, अवेयरनेस को स्प्रेड किया, लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाया। A few of these newspaper and journal were owned by British। बहुत ही कम उसमें न्यूज़पेपर और जनरल थे जो ब्रिटिश ओन करते थे। ठीक है, जो कि किसको सपोर्ट करते थे? कॉलोनियल रूल को। और इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिए बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे जनरल, इंग्लिश में भी स्टार्ट किए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी स्टार्ट किए। और जो मेजर कंट्रीब्यूशन था न्यूज़पेपर का वो ये था कि ये सोशल प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में वॉइस रेज करने का काम करते थे। कोई भी सोशल इशू हो, कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, उसको न्यूज़पेपर के मीडियम से डिस्कस किया जाने लगा। इससे अवेयरनेस क्रिएट हुई सोसाइटी में, रिफॉर्म मूवमेंट्स आए इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो वो थे अमृत बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका, अल हिलाल, स्वदेश मित्र केसरी, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द मेल। फिर से अमृता बाजार पत्रिका, अल हिलाल, स्वदेश मित्र केसरी, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द मेल। अल हिलाल बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल किसका था बच्चा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये 5वीं न्यूज़पेपर था। ये हाईलाइट करता था कि कैसे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। ये जो न्यूज़पेपर था ग्रेजुअली लोगों को यूनाइट करता गया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, कि जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, चलो आओ हम सब इसके अगेंस्ट में लड़ेंगे। ये ब्रिटिशर्स का क्रूअल फेस, एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस लोगों तक पहुँचाता और लोग फिर यूनाइट हो जाते। Thus they encouraged the freedom of struggle।
और इसी से फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल अरेंज हुआ। जो ब्रिटिश ने बाद में क्या किया, इंडियन प्रेस को सेंसर कर दिया, बहुत सारे एक्ट पास कर दिए। ये जो एक्ट थे, इन्होंने फ्रीडम छीन ली रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर की। बता दिया गया ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट नहीं करना है। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रिटिशर्स हमें बताते थे हमें न्यूज़ में क्या दिखाना है और क्या नहीं। बेटा ये एक्सरसाइज मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि ये आपको खुद से लिख के देखना है, और एक बार नहीं 2 बार लिख के देखना है। क्योंकि यहाँ तक तो आप कर लोगे, मुंशी प्रेमचंद का गोदान आसानी से कर लोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मत कर लोगे। पर ये जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु में लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं, हो सकता है इन्होंने किसी और भाषा में लिखी हो, पर वो लैंग्वेज हमारी नहीं है, तो उसको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसीलिए आप लोग क्या करें, पहली बात तो ये देखें भी और लर्न भी कर लें कि जैसे ये शिवराम करांत थे, इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है, और फिर फेमस नावल की बात करें। ऐसे ही भाई चंद्र नमाड़े का पहले आप देखिए लैंग्वेज कौन सी है और फिर नावल कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही पन्नालाल पटेल और गोपीनाथ, ठीक है। तो ये आपको लर्न करके कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के देना है। हम लोग देखेंगे टेक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बेटा आपको लिखना है, स्पेलिंग सीखनी है, तो जरा ये ध्यान से करना। इसमें मैम ने 2 मार्क के क्वेश्चन तो बनानी है। एक का नॉवल देख के पूछ लेना है आपसे, राइटर का नाम लिखो, और एक राइटर का नाम देख के पूछ लेना है इनके नॉवल का नाम बताओ, तो लग जाओगे, इसलिए बेटा लिख के देख लेना। चलो अब हम बात करें कि पहली साउंड फिल्म इंडिया में कब आई थी, जिसका नाम था आला मारा था, तो वो आई थी 1831 में। अब बेटा ये जो फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स बनी थी लंदन में, ये किस पे, इंडियन स्कल्पचर इसका आंसर है, ठीक है। हैज़ प्रोफाइल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन स्कल्पचर। फिर अगर हम फेमस पेंटर की बात करें 19th सेंचुरी के, तो वो है राजा रवि वर्मा। फिर मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ना ही तो जनगण मन लिखा है, ना वंदे मातरम लिखा है, उन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा। किसका है बेटा सारे जहां से अच्छा? मोहम्मद इकबाल। फिर हम बात करें एक आउटस्टैंडिंग बंगाल नॉवलिस्ट की, जिन्होंने एड्रेस किया मिडिल क्लास की प्रॉब्लम को, मिडिल क्लास सोसाइटी, फैमिलीज लाइफ इन बंगाल, वो थे कौन थे बच्चा? शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जो फायरी न्यूज़पेपर था, जिसने ब्रिटिश की एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस को भर भर के लिखा था, वो था अल हिलाल। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.